हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम बुद्धि वाला पार्ट पढ़ रहे थे और 2-3 दिन से क्लास आपकी थोड़ी कम ज़्यादा हो रही थी, नहीं आ रही थी। और ये हमेशा पता नहीं क्या हो गया ना, शुरुआत की क्लास से तो दमादम कर दी और जब अंतिम चरण आया तो हम धीरे हो गए। जबकि मनोविज्ञान के अनुसार तो अंतिम चरण पे जाकर के अभिप्रेरणाएं तीव्र होती है, तो हिसाब से तो अपनी गति बढ़नी चाहिए थी, पर अब ये घट गई तो इसका क्या ही कर सकते हैं। अब कैसे घटी, किस तरीके से घटी, हमें ही नहीं पता, पर घट गई है ना। लेकिन फिर भी हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। आपको मैंने ये कह दिया है कि कोर्स पूरा करूंगा, मतलब पूरा ही करूंगा, है ना। बची कुछ 5-7-10 क्लासें आपके टोटल बची हुई है, वो रेगुलर जो है कर करा के पूरा को। मैंने पहले आपकी क्लासेस सारी रिकॉर्ड कर ली थी, मैंने बताया भी था, लेकिन वो हार्ड डिस्क वगैरह क्रैक होने की वजह से सारी रिकॉर्डेड क्लासेस चली गई, तो उसकी वजह से आपकी क्लासें लेट हो गई। बाकी तो आपका कोर्स अभी तक कंप्लीट हो गया होता। अब मुझे पुनः रिकॉर्ड करनी पड़ रही है सारी क्लासें, और वो डालनी पड़ रही है, और कुछ कारण से किसी दिन नहीं कर पाए रिकॉर्ड, वो भी वगैरह भी हैं। मौसम जो चल रहा है, ऊपर से सावन चल रहा है, और सावन में आलस जो है भरपूर आते हैं। आपको पता होगा सावन आलसी भरा घूमने फिरने का महीना है, ऐसे में अपन काम कर रहे हैं, तो धारणाएं बार बार क्या रहती है मेरे दोस्तों, बदलती रहती है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है। खैर, कोई बात जैसी, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। अब आपकी क्लासेस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देखिएगा, हमने बुद्धि के अंतर्गत पहले कुछ बुद्धि के बारे में सामान्य चीजों को पढ़ा था, कुछ चीजों को हमने जानने का प्रयास किया था। बुद्धि क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसके बारे में, और बुद्धि के प्रकार जो है हमने एक बार पढ़ लिए थे। मैंने आपको हेडिंग लगवा करके छोड़ा था, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। मैंने क्या हेडिंग लगवाई थी मेरे दोस्तों? मैंने आपसे हेडिंग लगवाई थी बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। बुद्धि के क्या हो गया भाई? बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत, ये मैंने आपको हेडिंग लगवा करके क्लास छोड़ दी थी गई बार में, कि अगली क्लास के अंतर्गत हम बुद्धि के क्या पढ़ेंगे, प्रमुख सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कि 3 सिद्धांत के नाम लिख के भी छोड़ दिए थे कि हम उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, बुद्धि का जो पहला सिद्धांत आता है दोस्तों, जिसको अपन को पढ़ना है या जिसको अपन को समझना चाहिए, पहला सिद्धांत हमारे पास में आता है जिसको कहा जाता है एक कारकीय सिद्धांत, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक कारक का सिद्धांत। बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत क्या, कौन सा कारक होगा मेरे दोस्तों? बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत। बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हालांकि यह प्रतिपादित कारक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें अल्फ्रेड बिने का नाम आ जाता है कि बुद्धि के एक कारक को जो दिया था वो किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। क्योंकि एक कारक एक प्राचीन कारक है, कि बुद्धि की उपमाओं के बारे में अपन ने पढ़ा था ना, कि बुद्धि को कभी समायोजन के नाम से समझा गया, कभी शिक्षण की गति के नाम पे समझा गया, है ना, कभी समस्या समाधान की शक्ति के नाम पर समझा गया। अब मापन के नाम पर हम बुद्धि को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके अलग अलग होते हैं भाई, सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके अलग अलग। लेकिन सब लोगों ने इसको स्वीकार किया, लेकिन अल्फ्रेड बिने का ऐसा मानना था कि बुद्धि के अंदर एक ही कारक पाया जाता है, एक ही घटक पाया जाता है। इनके अनुसार यदि मैं बात करूं कि एक कारक का सिद्धांत क्या कहता है, एक कारक का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि का एक ही कारक होता है, बुद्धि का एक ही कारक होता है, एक ही कारक होता है जिससे सभी कार्य या घटनाएं निष्पादित होती हैं, जिससे सभी कार्य या घटनाएं निष्पादित होती हैं। यानी कि ये कहना चाहता है कि भाई बुद्धि का केवल एक ही कारक पाया जाता है, और उस एक ही कारक से हम सभी कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण से समझो भाई, हमें कुछ ऐसे काम जो भले संवेगों से जुड़े हुए, लेकिन करने के लिए बुद्धि चाहिए होती है। हमने पानी पीना सीखा, ये इमोशन के कारण सीखा होगा, मूल प्रवृत्तियों से सीखा होगा, सहज प्रवृत्तियों से सीखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर बुद्धि का प्रयोग भी होता है।
तो अब ये कहता है कि पानी पीने में, भोजन करने में, रीट की तैयारी करने में, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने में एक ही बुद्धि का कारक लगता है। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए एक ही कारक हो। हमारे उपलब्धि से जुड़े हुए कारक अलग हो सकते हैं, है ना। हमारे दैनिक व्यवहार से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, जो जीवन शैली से जुड़े हुए होते हैं, उनको करने के लिए हमारे कारक क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। सभी कारक सेम हो ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। इसीलिए इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत को क्या कहा गया दोस्तों, निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुशवादी सिद्धांत। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कारक से ही आप सारे के सारे कार्य कर लो। आप एक व्यवहारिक तरीके से यदि सोचते हो ना, आप बुद्धि एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते नहीं, आप एक केवल अभ्यर्थी होने के नाते नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के होने के नाते भी यदि आप ये सोचते हो ना, तो आपको खुद को अनुमान लग जाएगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई एक ही कारक हो और उसे हम सारे के सारे काम कर ले। ये पॉसिबल नहीं है, बुद्धि के कारक तो ज्यादा होते होंगे। तो बिल्कुल यहां पे एक कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था, और ये एक कारक का सिद्धांत कोई खास लंबे समय तक क्या नहीं कर सका दोस्तों, चल नहीं सका, या लंबे समय तक का क्या नहीं कर सका, सफर नहीं कर सका, और ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। समाप्त होते ही दूसरा सिद्धांत आया। दूसरे सिद्धांत का नाम क्या है, तो ध्यान रखना, दूसरा सिद्धांत जो आया उसका नाम था आपके स्पीयरमैन का सिद्धांत, या जिसको कहा जाता है दूसरा सिद्धांत। पहला तो हो गया आपके, दूसरा आता है जिसको कहा जाता है द्विकारक का सिद्धांत। द्विकारक का सिद्धांत। और ये द्विकारक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ध्यान रखना, ये द्विकारक का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम था स्पीयरमैन। किसने किया मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, ये करने वाला व्यक्ति जो था उसका क्या नाम था, स्पीयरमैन के द्वारा उसको क्या किया गया, प्रतिपादित किया गया। ये आपको हल्का सा क्या रखना है, इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। अब स्पीयरमैन क्या कहते हैं, स्पीयरमैन कहते हैं कि भाई बुद्धि का एक कारक नहीं होता है, बुद्धि के दो कारक होते हैं। स्पीयरमैन क्या कहता है कि बुद्धि का एक कारक नहीं होता है, बल्कि बुद्धि के कितने कारक होते हैं, बुद्धि के दो कारक होते हैं। भी दो कारक कौन कौन से होते हैं, तो इन्होंने दो कारक बताए कि एक बुद्धि का जो कारक होता है उसको तो कहा जाता है सामान्य कारक। बुद्धि का जो एक कारक होता है उसको तो क्या कहा जाता है, आपके सामान्य कारक। सामान्य कारक। और बुद्धि का जो दूसरा कारक होता है उसको क्या कहा इन्होंने, दूसरे कारक को कहा ये एक प्रकार का विशिष्ट कारक होता है। कौन सा कारक होता है मेरे दोस्तों, विशिष्ट कारक। एक सामान्य कारक होता है, एक विशिष्ट कारक होता है। सामान्य को अपन क्या कहते हैं, जनरल। कारक का मतलब फैक्टर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक तो होता है जनरल फैक्टर, जनरल फैक्टर कारक, और एक होता है स्पेसिफिक, अस्पेसिफिक, स्पेशल, अस्पेसिफिक फैक्टर। तो इन्होंने दो फैक्टर बताए, एक जनरल फैक्टर बताया और एक कौन सा बताया, आपके स्पेसिफिक फैक्टर बताया। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, इस जनरल फैक्टर को हम किस नाम से लिख देंगे, तो इस जनरल फैक्टर को मैं लिख देता हूं जी कारक। क्या कह लेता हूं दोस्तों, जी कारक। और इस स्पेसिफिक को मैं क्या कह सकता हूं, एस कारक। तो ध्यान रखना, स्पीयरमैन ने दो कारक बताए, एक का नाम जी है और एक का नाम क्या है, एस कारक। एक जनरल और एक कौन सा होता है, स्पेसिफिक। कि हमारे पास में किसी भी काम को करने के लिए कितने कारक पाए जाते हैं, तो आपके स्पीयरमैन के हिसाब से हमारे अंदर जो कारक पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, दो कारक पाए जाते हैं। अब वो दो कारक कौन कौन से, एक जी और एक एस। अब हम समझेंगे कि जी कारक क्या होता है और एस कारक क्या होता है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये कारकों के सिद्धांत आप बड़े यूनिक समझोगे। आप देखो, इनके कंसेप्ट क्लियर करना, इनके डाटा याद नहीं करना है आपको, इनको केवल समझना है कि जी कारक क्या है, एस कारक क्या है अपने आप। क्योंकि जीएस कारक का सिद्धांत किसने दिया, पूछ ले, स्पीयरमैन ने दिया। द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। इसमें कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। अब देखिएगा जी कारक क्या होता है उसको समझते, एक एक कारक को पढ़ते हैं अपन। पहला कारक कौन सा लिखेंगे, तो पहला कारक हम लिखते हैं जी कारक। पहला कारक कौन सा लिखते हैं अपन, जी कारक को पढ़ते हैं। देखो,
जी कारक जो होता है ना, वो एक प्रकार की मानसिक क्षमता है। जी कारक क्या होता है? एक प्रकार की हमारी मानसिक क्षमता है। अब आप कहोगे गुरुजी ये मानसिक क्षमता कैसे समझिए? तो ये कहते हैं कि भाई किसी भी कार्य को करने के लिए आपको एक प्रकार की मेंटल एबिलिटी की आवश्यकता होती है, और ये जो जी कारक है ना, वो हमारी एक प्रकार की मेंटल एबिलिटी है, हमारी मानसिक क्षमता है, जो किसी कार्य को करने के लिए सबसे जरूरी होती है। भाई आप किसी भी कार्य को अगर करते हो तो उसके लिए मानसिक क्षमता का होना जरूरी है। ये हमारे अंदर जो पाई जाती है वो कौन सी होती है दोस्तों? तो एक तरीके से ध्यान रखना, ये हमारी एक प्रकार की मानसिक क्षमता है। जो मानसिक क्षमता तो है, लेकिन जो ये जी कारक कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता। जी कारक कभी भी क्या नहीं होता मेरे दोस्तों? परिवर्तनशील नहीं होता। क्या बात ध्यान रखना, स्पीयरमैन ने क्या कहा है? जी कारक कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता। अब मुझे बताओ कि कौन सी चीज परिवर्तन नहीं होती है? ऐसी चीज कभी परिवर्तन नहीं होती है जो हमें जन्म से मिलती है, जो हमें अपनी आनुवांशिकता से मिलती है, जो हमें अपने जेनेटिक फैक्टर के द्वारा प्राप्त होती है, जो हमें अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त होती है। वो चीजें कभी परिवर्तनशील नहीं होती है, बाकी सारी चीजें परिवर्तनशील होती है। तो मतलब यदि आप यहां पे देखोगे तो इनडायरेक्टली स्पीयरमैन ये कहना चाह रहा है कि जी फैक्टर जो है ना, वो हमारा जेनेटिक फैक्टर है ना, आनुवांशिक कारक हैं जो हमें हमारी पूर्वजों से मिला है। अर्थात हमारे माता पिता कितने बौद्धिकशाली हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता की शक्ति जो एक बच्चे को मिली है ना, उसको कहा जाता है जेनेटिक फैक्टर। ये चीज हमें जेनेटिक फैक्टर के द्वारा मिली है। मतलब बुद्धि के अंतर्गत दोनों कारक होते हैं, ध्यान रखना, जन्मजात भी होती है और ये, इसीलिए तो बुद्धि के बारे में अपन ने लाइन लिखी थी कि बुद्धि एक जन्मजात कारक है, या बुद्धि एक प्रकार की जन्मजात शक्ति है, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक फैक्टर होते हैं। लो चलो अब मैं घुमा करके आपको ये प्रश्न पूछ लूं, ये घुमा करके, किसके आधार पर बुद्धि के अंतर्गत आनुवांशिक कारक पाए जाते हैं, या किस मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया, या किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रत्येक मानव के अंतर्गत एक सामान्य मानसिक क्षमता पाई जाती है जो अपने आनुवांशिकता के बुद्धि के कारकों पर आधारित होती है? ये कथन किसका है? लो नीचे लिख दिए, स्पीयरमैन वगैरह, अल्फ्रेड बिने वगैरह, टर्मन वर्मन वगैरह। लो बताओ इसका आंसर, आम बच्चे से इसका आंसर ना निकले तो किसने कहा था ये पता ही नहीं। तो यहां पे ये लाइन कॉट करना, स्पेशल नोट करना इस लाइन को कि ये परिवर्तनशील नहीं होती है। इसका मतलब जी कारक कैसा होता है? तो ध्यान रखना, इसका मतलब जी कारक जन्मजात होता है। यह कारक कैसा होता है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, यह कारक जन्मजात होता है। यह कारक कैसा होता है? तो ध्यान रखना, यह कारक जो होता है वो कैसा होता है मेरे दोस्तों? जन्मजात होता है, कि जन्म से हमें ये क्या होता है दोस्तों? प्राप्त हुआ होता है। ये कुछ चीजें हैं, मैंने इसीलिए कहा ना बुद्धि एक बढ़िया टॉपिक है। ये बात अलग है कि हम इसको कैसे पढ़ते हैं, हमारे ऊपर है, तो डाटा है इसके अंदर, चाहे तो लिखवा करके बोल करके मैं छोड़ दूं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि यदि मुझे केवल डाटा ही लिखवाना है तो फिर मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी, मार्केट से खरीद के ले आओ, 300 की आती है, उसमें लिखे हुए सारे डाटा। वो नहीं है, डाटा लिखवाना उद्देश्य नहीं है, डाटा के कंसेप्ट क्लियर करवाना हमारा क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। तो इसीलिए आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि यह कारक जन्मजात होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो यह एक हमारी मानसिक क्षमता है, परिवर्तनशील होता है। यह कारक हमारा क्या होता है मेरे दोस्तों? जन्मजात होता है, जो हमें कहां से मिलता है? जन्म से। ध्यान रखना, अगर कोई चीज हमें जन्म से मिली है ना, तो उसके ऊपर शिक्षण प्रशिक्षण का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई कोई चीज हमें जन्म से प्राप्त, जैसे संवेग, हालांकि उत्तेजना से बढ़ते हैं संवेग, संवेग जन्म से नहीं आते, पहले उत्तेजना आती है, उससे फिर संवेग बनते हैं। जो चीज हमें जन्म से मिली होना, उसके ऊपर शिक्षण और प्रशिक्षण का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूं, हमें हमारा चेहरा पूर्वजों से मिलता है। क्या किसी ट्रेनिंग के द्वारा, क्या किसी शिक्षण के द्वारा इसको बदला जा सकता है कि मेरी आने वाली पीढ़ियों में ये आगे न आए? नहीं बदला जा सकता है। हमें लगता है कि हम प्लास्टिक सर्जरी करके बदला देंगे, आपके बच्चे में वही चेहरा आएगा जो ओरिजिनल था, सर्जरी वाला आएगा ही नहीं। हम जेनेटिक चीजों को बदलना मुश्किल होता है।
जेनेटिक चीजें जो होती है वो इसीलिए तो ये कहा जाता है कि माता पिता कभी मरते नहीं है, बल्कि वो अपने बच्चे के अंदर जिंदा रहते हैं। कैसे? जेनेटिक फैक्टर के द्वारा। कुछ अनुवांशिक गुण होते हैं जो अपने बच्चों के अंदर छोड़ जाते हैं। तो माता पिता एक प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या है? जीवित है, एक तरीके से देखा जाए तो इसी का नाम है कि ये एक कारक जो है वो क्या होता है? जन्मजात होता है, और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना। शिक्षण व, या मैं लिख देता हूं, इस कारक पर शिक्षण व प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। यह आपको ध्यान रखना है कि प्रभाव नहीं पड़ता। अब आपको एक चीज में और बता देता हूं, प्रभाव नहीं पड़ता ये बात ठीक है। जेनेटिक फैक्टर जो है, या इसको मैं ये कहूं कि जनरल कारक जो है या जी कारक जो है ना, वो प्रत्येक परिस्थिति में अपनी गुणवत्ता को बनाए रखता है। यानी कि परिस्थिति के ऐसा कभी नहीं होता कि कभी जी कारक की तीव्रता बढ़ जाए, कभी जी कारक की तीव्रता घट जाए, ऐसा नहीं। वो जैसा मिला है वो वैसा ही रहेगा भाई, वो जैसा मिला है वो वैसा ही रहेगा। उसके अंतर्गत उसकी तीव्रता के अंदर कमी या वृद्धि नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग हो सकते। भाई जेनेटिक कारक सेम कैसे होंगे? भाई सारे लोग जो हैं वो अलग अलग है, तो जेनेटिक फैक्टर, हाँ, इनमें समानताएं पाई जाती है, ये अपन कह सकते हैं, लेकिन सब में अलग अलग होंगे। तो ध्यान रखना कि इनकी तीव्रता या कमी के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जनरल कारक बुद्धि के जितने भी होते हैं, इनकी न तो कभी ऐसा हो कि तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ गई, न कभी ऐसा हो कि इसकी तीव्रता घट गई। जो हमें जन्म से मिलती है वैसी की वैसी ये बनी रहती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आपके जी कारक, है ना। तो ये मैंने आपको लाइन लिखवा भी दी कि ये परिवर्तनशील नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। या मैं लिख दूं, इनके वेग में परिवर्तन नहीं होता, इनके वेग में परिवर्तन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं होता, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक प्रकार का सामान्य कारक है, विशिष्ट नहीं है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। जी कारक आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते एस कारक के ऊपर। दूसरा कारक हम कौन सा पढ़ना चाहेंगे मेरे दोस्तों? एस कारक। दूसरा जो हमारे पास में कारक आता है उसको अपन क्या कहते हैं? एस कारक। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है वही बात जो मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं। एस कारक परिवर्तनशील होता है। एस कारक क्या होता है मेरे दोस्तों? एस कारक क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। अब इसका मतलब यह हो गया कि यदि ये परिवर्तनशील है, यदि ये परिवर्तनशील होता है, तो इसका मतलब ये जन्मजात नहीं है। ये कारक कौन सा है? अर्जित है। ये कारक कौन सा है मेरे दोस्तों? अर्जित हैं। और अर्जित हम इसको कहां से करते हैं मेरे दोस्तों? वातावरण से। याद करो वो पहली लाइन जब अपन ने लिखी थी कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है जो वातावरण में विकसित होती है। अर्थात हमें कुछ जेनेटिक फैक्टर भी मिलते हैं और कुछ चीजें हम एनवायरमेंट से भी लेते हैं। दोनों को मिला करके एक विशिष्ट बुद्धि या एक ओरिजिनल आईक्यू इंटेलिजेंसी का हमारा क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। ये हमने पहले पढ़ा था, अब ये प्रूफ हो रहा है कि हाँ, इन बातों से हमें ये लग रहा है कि हम जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल क्या है? सत्य है। क्लियर? तो चलिएगा, परिवर्तनशील होता है, यह कारक अर्जित होते हैं। और अर्जित हम कहां से करते? तो आपको ध्यान रखना है, ये कारक हम अर्जित करते हैं वातावरण के द्वारा। कहां से करते हैं? वातावरण के द्वारा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि वातावरण से किए हुए कारक जितने भी अपन अर्जित कर रहे हैं, अब इसके ऊपर आपके शिक्षण और प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ सकता है। जैसे हमने एक वातावरण से एक कारक जो है, मान लीजिए कि गिटार बजाने का एक कारक ग्रहण किया, एक बुद्धि जो गिटार बजाने के लिए चाहिए, तो वो एस कारक होगी। भाई एस कारक ही होगा। गिटार बजाने वातावरण से अर्जित है, ये तो जेनेटिक है नहीं। तो हमने मान लीजिए कि गिटार बजाने का एक कारक या एक वातावरण से एक बुद्धि का पार्ट, एक कारक जो है ग्रहण किया। अब एक बार अपन ने लिया, अब यदि अपन गिटार बजाने का शिक्षण लेंगे
प्रशिक्षण लेंगे या किसी से ट्रेनिंग लेंगे तो मुझे बताओ कि एस कारक की तीव्रता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एस कारक की तीव्रता बढ़ेगी क्योंकि शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा आप अच्छी गिटार बजाना सीख सकते हो। यानी कि एस कारक के वेग में परिवर्तन होता है, एस कारक के वेग में बदलाव होता है और एस कारक परिवर्तनशील होता है। क्यों होता है? कि वो अर्जित होता है और परिवर्तनशील वही चीज होती है जिसके ऊपर शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता हो, जिसके ऊपर अधिगम का प्रभाव पड़ता हो, वही परिवर्तनशील है, बाकी परिवर्तनशील नहीं है। तो यहां पे अपन एक लाइन और लिखना चाहूंगा। क्या लिखना चाहूंगा? इस कारक पर ध्यान रखना, इस कारक पर शिक्षण व प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखना, शिक्षण और प्रशिक्षण का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना प्रभाव पड़े ये चीज नहीं हो सकती। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है मेरे दोस्तों? हल्का सा ध्यान रखना है। क्लियर? यहां तक एक बार आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा मैंने आपको यहां पे एक चीज और भी बताई, इसके वेग में परिवर्तन होता है, इसके वेग में परिवर्तन होता है, इसके वेग में परिवर्तन होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका वेग समय समय पर क्या रहता है मेरे दोस्तों? बदलता रहता है। इसके वेग के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखा जा सकता है। एक बार यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। एक बार आपको ये चीज यहां पे समझ में आई या नहीं आई, केवल ये बताना है आपको। एक बार तक तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। ये बात अलग है मेरे दोस्तों कि कभी कभी मैं क्लास नहीं ले पाता हूं। अब तो बहुत शेड्यूल टूटा है, इस चीज को मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने लास्ट टाइम के अंतर्गत तो बहुत सारे शेड्यूल को क्या कर दिया होगा? छोड़ दिया होगा। लेकिन ये बात सही है कि मैं जब भी पढ़ाने के लिए आता हूं तो मन से आता हूं। ये आप मेरी एनर्जी को देखकर या पढ़ाने के तरीके को देख करके भी क्या कर लग सकते हो? अनुमान लगा सकते हो कि मैं पढ़ाने के लिए आया तो मैं मन से ही आऊंगा। ये बात सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। बिना मन के पढ़ा मजा नहीं आता, फीलिंग नहीं आते, कंटेंट नहीं दे पाते। पढ़ा देता फिर मैं ऐसे लिखवा के चलाता। स्पीयर मैंने दो कारक बताए, एक जी और एक एस, जैसे हम ऑफलाइन कोचिंग में लिखवाते हैं ना, ये लिखवाता हूं मैं ऑफलाइन में। बुद्धि के दो कारक होते हैं, एक जी और एक एस। जी जन्मजात होता है, एस अर्जित होता है। प्रत्येक जी एस से जुड़ा होता है, खत्म। इसके अलावा मैंने आज दिन तक कभी कोई लाइन लिखा ही नहीं है ऑफलाइन बैच के अंतर्गत, है ना, क्योंकि घंटे निर्धारित है। आपको 70-80 घंटे में करवाना है, मैं इतनी डिटेल लूंगा तो 1 घंटा तो मेरे केवल इसको समझाने में निकल जाएगा, मैं बाकी का कहां से समझाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं जितना आपको यूट्यूब पर दे रहा हूं ना, उतना ऑफलाइन के अंतर्गत भी नहीं दे पाता, है ना। वो तब दे पाता कि मेरा खुद का इस बैच होता है, मेरे इस बच्चे और मुझे ही पढ़ाने, फिर मैं उनको 100-120 घंटे तक पढ़ाता आराम से, फिर तो दे लेता। बाकी नहीं दे पाते, इतना बाउंडेशंस होता है। तो इसीलिए आपको यहां पे ज्यादा क्वालिटी मिल रही है, ये ध्यान रखना। और मैंने कई बार आपको ये चीज बोली है कि मैं हमेशा आपके लिए, आप मेरे लिए पहले रहोगे, है ना। पहले स्थान पर आप रहोगे, दूसरे स्थान पर ऑफलाइन वाले रहेंगे। कभी भगवान ना करे ऐसा कभी आए और मुझे ऐसा चुनना पड़ जाए कि भाई ऑनलाइन चुनो या ऑफलाइन चुनो, तो मैंने आपको ये पहले ही बोला था 1 मिनट के चौथे हिस्से में मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को चुन लूंगा, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़े हो। बीच के अंतर्गत कोई ब्रेक, बीच के अंतर्गत कोई नहीं है। कोचिंग से तो हम जुड़ते तो बीच में कोचिंग है, मैं हूं, कोचिंग है, फिर बच्चे हैं, तो बीच में वो हैं तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। इधर बीच में कोई नहीं है, आप और हम हैं, तो मेरी जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा बनती है। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आगे मैं जो चीज बताने जा रहा हूं बड़ी खास है मेरे दोस्तों। क्या खास है समझिए, एक चित्र से समझते हैं। देखिएगा, नोट वाली लाइनें लिखवा रहा हूं, यहां से आपको ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट करके लिखनी है। नोट, नोट में क्या लिखना है? प्रत्येक एस कारक जी कारक पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है। ध्यान रखना, प्रत्येक एस कारक किस पर निर्भर रहता है मेरे दोस्तों? जी कारक पर निर्भर रहता है। यहां पे ध्यान रखना, जी कारक की तीव्रता, जी कारक की तीव्रता एस कारक का निर्माण करती है, एस कारक का निर्माण करती है। एक लाइन आपको और क्या ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों? जी कारक की तीव्रता एस कारक का क्या करती है मेरे दोस्तों? निर्माण करती है। यह चीज भी आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्लियर?
अब देखिएगा थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, यानी कि और दूसरा, बिना जी कारक के, ध्यान रखना, बिना जी कारक के एस कारक विकसित नहीं किया जा सकता, विकसित नहीं किया जा सकता। यानी कि आपको ध्यान रखना है, नहीं किया जा सकता कि हमारा जो है इंपॉर्टेंट कारक कौन सा है, जी कारक ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एस कारक महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना, जी कारक ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इसकी तीव्रता समान होती है, एस कारकों की तीव्रता ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे देखिए, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको एक चित्र बनाता हूं, उस चित्र से आपको और समझा देता हूं बढ़िया, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा शानदार तरीके से। जैसे देखिएगा, मैं आपके सामने ये एक चित्र बनाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत में अंदर लिखता हूं जी कारक, ये तो हमेशा सेंटर में रहेगा क्योंकि ये हमें कहां से मिलता है, जन्म से मिलता है। अब देखो कि हमारे साथ में क्या होते हैं, बहुत सारे एस कारक बनेंगे। ये एक कारक ये होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, एक एस कारक ये हो गया, एक एस कारक ये हो गया, एक एस कारक ये हो गया। अब ये ध्यान रखना कि ये जितने भी आपके एस कारक है ना, ये प्रत्येक जी कारक के साथ कोड रहेंगे, प्रत्येक जी कारक के साथ में क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। कि यानी ये देखो मैं जो लाइनें कर रहा हूं ना, आपको पता चल रहा है कि एस कारक बाहर का तो है, लेकिन एस कारक हमारे अंदर वाले भाग को भी क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, जोड़ रहा है। ये देखो अंदर वाला भाग, यानी कि जी कारक की भी इसके अंदर होना जरूरी है। यानी कि एस कारक तभी आएगा जब जी कारक होगा। क्यों होगा, तो ये ध्यान रखो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पहले ही लिखाया था, जी कारक एक मानसिक क्षमता है। तो बाहर से यदि आपको बुद्धि का कोई दूसरा कारक डेवलप करना है तो पहले कारक की आपके पास में मानसिक क्षमता का होना जरूरी है। पहले कारक में आपके पास में क्या होनी चाहिए, उसकी मानसिक क्षमता होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। तो इसीलिए जी कारक। अब क्या होता है, जी कारक तो सब में क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, सम्मान आ रहा है। जी कारक तो क्या आ रहा है, सम्मान आ रहा है। अब ऐसा इसमें जरूर हो सकता है, क्या हो सकता है कि मान लो ये एस कारक अधिक तीव्र है, तो ये एस कारक क्या हो सकता है, तीव्र कम हो सकता है। ये एस कारक सामान्य हो सकता है, ये एस कारक बिल्कुल न्यून हो सकता है, बिल्कुल न्यून हो सकता है। ये बदलाव हो सकते हैं। जैसे उदाहरण से देखो कि मान लीजिए कि बालक ने एक एस कारक ग्रहण किया गाड़ी चलाने का, तो बालक बहुत अच्छी गाड़ी चला सकता है। दूसरा उसके पास में एस कारक है तबला बजाने का, हो सकता है उसे तबला इतना अच्छा नहीं बजता है, बस नॉर्मल बजा लेता है। भाई एस कारक तो है पर उसको सामान्य बजा सकता है। अब एक एस कारक जो गाड़ी बहुत अच्छी चला रहा है, एक एस कारक तबला सामान्य बजा रहा है। एक बालक को गाना बहुत बढ़िया आता है, ये इसका एस कारक की तीव्रता है, और एक बालक को नाचना, उसी बालक को नाचना थोड़ा सा कम आता है, मतलब इसकी तीव्रता कम है। यानी कि जी कारक सबके अंदर समान रह रहा है। यहाँ पे एस कारक की तीव्रता बढ़ रही है और एस कारक की तीव्रता ही क्या हो रही है मेरे दोस्तों, घट रही है। तो आपको ध्यान रखना कि कोई भी बालक, किसी भी बालक का एस कारक जी पर निर्भर करता है। इसीलिए जिसका जी कारक कमजोर होता है उसका एस कारक भी कमजोर होगा, जिसका जी कारक मजबूत होता है उसका एस कारक भी मजबूत होता है। इसी कारण से होती है एक शिक्षित माता पिता या प्रतिभाशाली माता पिता की संतान हमेशा प्रतिभाशाली निकल जाती है, कमजोर माता पिता की संतान सामान्य तौर पर कमजोर निकल जाती है। उसको शिक्षण प्रशिक्षण देकर के एस एस कारकों की वृद्धि करके जेनेटिक फैक्टर भरने पड़ते हैं, है ना, ये कारण है। तो ये रीजंस होता है कि माता पिताओं से हमें कुछ चीजें क्या होगी मेरे दोस्तों, प्राप्त होगी, माता पिता से कुछ चीजें हमें क्या होगी, मिलेगी, जिसको अपन कौन सा फैक्टर कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे जेनेटिक फैक्टर। अब मुझे बताओ कि किसको जी और एस कारक नहीं समझ में आया। क्लियर, आपको यह ध्यान रखना है। इसी स्पीयरमैन ने आगे जाकर के एक तीसरा कारक और बताया, ध्यान रखना, आगे चलकर एक कारक और बताया, आगे चलकर एक कारक का निर्माण, एक कारक का निर्माण और किया जिसका नाम है जी प्लस एस कारक, जिसको क्या कहा जाएगा,
G प्लस S कारक। एस कारक, ये G प्लस S कारक क्या है? तो ये मैंने बता दिया कि हाँ, आपकी जन्मजात शक्तियां और अर्जित शक्तियां मिलकर के आपके उपलब्धि का निर्धारण करती हैं। आप केवल वातावरण से भी कुछ नहीं कर सकते, कुल आनुवांशिकता से भी कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों अंतःक्रिया करेगी और इसमें से जो जन्म लेगा वही जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपके उपलब्धि का निर्धारण करेगा। ये ध्यान रखना है। एक सिद्धांत में और पढ़ूंगा, भले ही समय हो गया है, लेकिन एक सिद्धांत अपन और पढ़ेंगे। तीसरा सिद्धांत आता है, रिवीजन में कराऊंगा, लास्ट में टेंशन ना रहे। तीसरा सिद्धांत आता है मेरे दोस्तों, जिसको कहा जाता है बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का सिद्धांत। एक कारक और आता है जिसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना मेरे दोस्तों, बहुकारक का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। बहुकारक के सिद्धांत का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ध्यान रखना, बहुकारक का सिद्धांत दिया था आपके थॉर्नडाइक ने, है ना। और जी हाँ, हालांकि थॉर्नडाइक के साथ साथ कभी कभी गिलफोर्ड का नाम भी आता है कि थॉर्नडाइक के साथ गिलफोर्ड भी था। वो इसलिए था कि बुद्धि की विमाएं इसी कारक के आधार पर गिलफोर्ड ने बताई थी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि मेन तो थॉर्नडाइक था, और यदि थॉर्नडाइक आपको विकल्प में न मिले तो फिर किसको सही कर देना है? गिलफोर्ड को। फिर किसको सही कर देना है? गिलफोर्ड को। बहुकारक का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? आपके इन्होंने। अब बहुकारक का सिद्धांत क्या होता है, तो इसको आप समझिए। आपको एक ही परसेंट के अंतर्गत एक ही चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एक लाइन के अंतर्गत में समझाता हूं, आपको बराबर ये समझ में आ जाएगी। ये कहते हैं बुद्धि के एक या दो कारक नहीं होते। इन्होंने स्पिरमैन के कारक का क्या किया था? विरोध किया था थॉर्नडाइक ने कि दो कारक नहीं होते। इन्होंने कहा बुद्धि के एक या दो कारक नहीं होते, बल्कि बुद्धि के बहुत सारे कारक होते हैं। बुद्धि के बहुत सारे कारक होते हैं। बुद्धि के बहुत सारे कारक होते हैं। ये कहते हैं कि बुद्धि का एक या दो कारक नहीं होते, बल्कि बुद्धि के क्या होते हैं मेरे दोस्तों? बहुत सारे कारक होते हैं। कितने ही कारक हो सकते हैं उनको आप ये नहीं बता सकते हो कि ये नहीं होती है। अब ये क्या कहते हैं मेरे दोस्तों कि बुद्धि के कारक का जो निर्माण होता है ना, वो क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे तत्वों से मिलकर के होता है। ये कहता है किसी एक कारक से या दो कारक से बुद्धि का निर्माण नहीं हो सकता। बुद्धि का निर्माण होता है अलग अलग तत्वों की संख्या के आधार पर। जैसे देखिएगा, आपको मैं पहले ये लाइन लिखा देता हूं। बुद्धि के कारक अलग अलग तत्वों से मिलकर बने होते हैं। अलग अलग तत्वों से मिलकर बनते हैं। मिलकर बनते हैं। अलग अलग तत्वों से मिलकर बनते हैं। अब ये क्या कहते हैं, इसको और समझिए। दो लाइनें होगी कि बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनते हैं। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मान लीजिए कि बुद्धि का कोई एक कारक बन रहा है ना, उसके अंदर उससे मिलते जुलते 8-10 कारक क्या होंगे? मिलेंगे। और किस कारक का प्रभाव अधिक रहेगा या उस कारक में किसका प्रभाव अधिक रहेगा, ये उनके उभयनिष्ठ गुणों पर निर्भर करता है। अब ये लाइन थोड़ी सी आपको दिक्कत करेगी, या ये लाइन थोड़ी सी समझने में आपको क्या करेगी? परेशान करेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको आराम से इस चीज को क्या कर देता हूं? समझा देता हूं। देखिएगा, अब यहां पे जो होगा वो क्या होगा, तो समझ लीजिएगा कि यहां पे आपके जो कारक होगा वो कैसे होते? उभयनिष्ठ कारक। समझिए, जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि हमें कोई दो कार्य करने हैं या हमें कोई एक कार्य करना है। उस कार्य को करने के लिए अलग अलग तत्वों की हमें आवश्यकता है। अलग अलग तत्वों की हमें क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां पे क्या होगा? उन अलग अलग तत्वों से मिलकर के एक कारक का निर्माण होगा। एक कारक का निर्माण होगा। अब उस कारक के अंदर उन सभी तत्वों से क्या आएंगे? कुछ न कुछ गुण आएंगे।
अब जो गुण उन सभी तत्वों में समान होंगे ना, उससे एक कारक का निर्माण होगा और वही कारक हमारे मानसिक कार्यों को क्या करेगा, निष्पादित करेगा, या वही हमारे कार्यों को क्या करेगा दोस्तों, ले जाएगा। जैसे देखिए, उदाहरण से समझिए, मान लीजिए ये कोई काम आपको करना है, ये कोई आपका वर्क है जो आपको क्या करना है, करना है। इस काम को करने के लिए आपको दो तीन फैक्टर की क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है, दो तीन चार फैक्टर की आपको जरूरत पड़ रही है। ये कोई काम है, इस काम को करने के लिए आपको इन चार परिस्थितियों का या चार तत्वों का सहारा लेना है, चार तत्वों की जरूरत पड़ेगी। अब ये क्या करेंगे, कुछ गुण इसके भी आएंगे, कुछ गुण इसके भी आएंगे, कुछ गुण इसके भी आएंगे, कुछ गुण इसके भी आएंगे। अब आपका ये कारक आपके मानसिक कार्यों को कितनी सही तरीके से निष्पादित करेगा, ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है। इसमें 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 और इसमें कितने गुण समान हैं, कितने गुण क्या है मेरे दोस्तों, समान है। समान गुणों को हम कहते हैं उभयनिष्ठ गुण। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, उभयनिष्ठ गुण। उभयनिष्ठ क्या कहलाएंगे, गुण कहलाएंगे। मान लीजिए कि 8, मान लीजिए इनके अंतर्गत, इसके अंतर्गत 16 गुण है, 16 तत्व हैं, इसके अंतर्गत 19 है, इसके अंतर्गत 15 है और इसके अंतर्गत टोटल 14 तत्व हैं। इसमें से 8, इसमें से भी 8, इसमें से भी 8 और इसमें से भी 8 गुण ऐसे हैं जो चारों तत्वों के समान हैं, उससे एक उभयनिष्ठ कारक बनता है। इन 8 गुणों से यदि इनके अंदर समान गुण अधिक हैं तो उभयनिष्ठ गुण जो होगा वो मजबूत होगा, अंतर संबंध मजबूत होगा और मानसिक क्रिया भी सही निष्पादित होगी। और यदि इनके अंदर समान गुणों की संख्या कम है तो उभयनिष्ठ गुण भी कमजोर होगा, अंतर संबंध भी कमजोर होगा और मानसिक क्रिया भी कमजोर निष्पादित होगी। समझ में आ गया दोनों चीजों को लेकर के, कमजोर निष्पादित होगी। क्लियर? जैसे देखिएगा, अब मैं इसको थोड़ा सा लिखवाता हूं, आपको समझ में, ये उदाहरण था जिससे आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा, मानसिक कार्य का निष्पादन उभयनिष्ठ गुण के अंतर संबंध पर निर्भर करता है। अंतर संबंध पर निर्भर करता है। अंतर संबंध पर क्या करता है मेरे दोस्तों, निर्भर करता है। जैसे देखिएगा, मानसिक कार्य का निष्पादन उभयनिष्ठ गुण के अंतर संबंध पर निर्भर करता है। मैंने आपको बताया कि यदि इनके अंतर्गत उभयनिष्ठ गुण अधिक होंगे तो अंतर संबंध भी क्या होगा, मजबूत होगा और मानसिक कार्य भी क्या होगा, अधिक निष्पादित होगा। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है। एक लाइन और क्या ध्यान रखनी है, उभयनिष्ठ कारक, उभयनिष्ठ कारक यदि अधिक होंगे तो अंतर संबंध मजबूत बनेगा, तो अंतर संबंध मजबूत बनेगा तो कार्य निष्पादित भी क्या होंगे, जल्दी। और यदि अंतर संबंध कमजोर होंगे, और यदि, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे, और यदि उभयनिष्ठ कारक कम होंगे, उभयनिष्ठ तत्व कम होंगे तो अंतर संबंध भी कमजोर बनेगा, तो अंतर संबंध भी कमजोर बनेगा, संबंध भी कमजोर बनेगा।
ये आपको इस बहुकारक के सिद्धांत में ध्यान रखना है तो थोड़ा कठिन है, लेकिन आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वापस समझा दूंगा एक बार, है ना। इसको कहा जाता है आपके, कौन सा सिद्धांत कहा जाएगा मेरे दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, इसको कहा जाएगा आपके थोरनडाई का ये सिद्धांत। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है, एक चीज यहां पे और बता देता हूं। गिलफोर्ड ने बुद्धि की 3 विमाएं बताई। गिलफोर्ड जिसने ये बहुकारक का सिद्धांत दिया था, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि की विमा, थोरनडाई के अनुसार पूछे तभी ये याद रखना है। गिलफोर्ड, चलो दोनों के नाम लिखवा देता हूं, सही रहेगा। गिलफोर्ड या थोरनडाई के अनुसार बुद्धि की विमा, बुद्धि की स्थिति कितनी होती है, अनुसार बुद्धि की विमा, बुद्धि की विमा। ध्यान रखना, गिलफोर्ड ने बुद्धि की 3 विमाएं बताई। गिलफोर्ड ने बुद्धि की कितनी विमाएं बताई मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, इसने बुद्धि की कितनी विमाएं बताई मेरे दोस्तों, 3। सबसे पहली बुद्धि की विमा बताई, उसका नाम है संक्रिया। उसका क्या नाम है मेरे दोस्तों, सबसे पहले बुद्धि की जो विमा आती है उसका क्या नाम है दोस्तों, संक्रिया। संक्रिया का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली मानसिक क्रिया का स्वरूप कैसा है, किस तरीके से वो मानसिक क्रिया कर रहा है, उस मानसिक क्रिया के स्वरूप को क्या कहा जाता है, आपके संक्रिया। तो अपन कह सकते हैं किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक क्रिया का स्वरूप क्या कहलाता है, संक्रिया। क्रिया का स्वरूप, मानसिक क्रिया का स्वरूप क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना, स्वरूप जो है वो क्या कहलाएगा, आपके संक्रिया। दूसरे नंबर पर आता है सब्जेक्ट, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, विषय वस्तु। पहला बताओ, पहला जो है विमा कौन सी बताई, तो पहली विमा जो बताई थी उसका नाम है संक्रिया। दूसरे नंबर पर जो बताई थी उसका क्या नाम है मेरे दोस्तों, तो उसका नाम है आपके विषय वस्तु। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या होती है दोस्तों, विषय वस्तु का मतलब होता है वह क्षेत्र या वह सूचनाएं जिसके आधार पर मानसिक क्रियाएं की जा रही हैं, वही उभयनिष्ठ कारक जिसकी अपन ने बात की, कि वह क्षेत्र या वह सूचनाएं जिसके आधार पर हम मानसिक क्रियाएं कर रहे हैं, कि कौन सा गुण कितना आ रहा है, कितना अधिक आ रहा है, कितना कम आ रहा है, उसको कहा जाता है विषय वस्तु। तो आप क्या कह सकते हो, वह क्षेत्र या एकांश, वह क्षेत्र या एकांश जिससे सूचनाएं ली जा रही हैं या जिसके आधार पर मानसिक क्रिया की जा रही है, या जिसके आधार पर मानसिक क्रिया की जा रही है, मानसिक क्रिया की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसके आधार पर मानसिक क्रिया की जा रही है। तो पहला कारण क्या, पहला विमा क्या है, पहली विमा का नाम है संक्रिया। संक्रिया का मतलब मानसिक क्रिया का स्वरूप कैसा है। दूसरा, किन सूचनाओं के आधार पर हम मानसिक क्रिया कर रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा, आपके विषय वस्तु। और तीसरे नंबर पर बताया गया है उत्पादन, और उत्पादन का मतलब होता है उन सूचनाओं के द्वारा या आपने जिसके आधार पर जिस क्षेत्र से मानसिक क्रियाएं की हैं, उस क्षेत्र की मानसिक क्रियाओं के आधार पर आपका परिणाम कैसा आया, रिजल्ट्स कैसा आया, परिणाम, है ना, उसके आधार पर कहा जाएगा कि आपके उभयनिष्ठ कारकों की संख्या अधिक थी या कम, यानी कि परिणाम के बाद अपने बौद्धिक स्तर का पता चलता है। तो पहले तो बालक संक्रिया यानी कि मानसिक क्रिया का स्वरूप तैयार करता है, फिर कहां से सूचनाएं लेनी है उन तत्वों को ढूंढता है, और उसके बाद परिणाम देता है। परिणाम से पता चल जाता है कि उभयनिष्ठ संख्याओं की संख्या अधिक थी या इनकी क्या थी, आपके कम थी। ये किसने बताई थी, तो ये गिलफोर्ड ने बताई थी। ये आपके थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड का बहुकारक का सिद्धांत। एक बार मैं वापस समझा रहा हूं, समझ लेना। एक कारक, द्विकारक और बहुकारक का एक्सप्लेन मुझे लगता है कि आज हमने बहुत बढ़िया कर लिया, है ना। आपको लगे ना लगे, लेकिन मुझे बढ़िया लग रहा है कि हाँ, हमें जैसा समझना चाहिए था। मुझे आशा है कि
जैसा मैं समझ पा रहा हूं वैसा आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन यहां से अपन ने पढ़ना शुरू किया था। हमने पढ़ना शुरू किया था एक कारक के सिद्धांत से। मैंने कहा कि बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया, जिसका मानना यह था कि बुद्धि के सारे कार्य एक ही कारक से होते हैं, और इसका खंडन करता है स्पीयरमैन। और स्पीयरमैन कौन सा सिद्धांत लेकर के आता है? द्विकारक का सिद्धांत। ये कहते हैं कि बुद्धि के दो कारक पाए जाते हैं, एक जेनेटिक होता है और एक एनवायरमेंट से जो है अर्जित किया हुआ होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो सामान्य कारक होते हैं वो हमारी एक मानसिक क्षमता का निर्धारण करते हैं, ये समरूप होते हैं, इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, इनके ऊपर शिक्षण प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये इसके वेग में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। जिसमें जी कारक की प्रबलता अधिक होती है वो एस कारक की प्रबलता अपने आप बढ़ा लेता है, यानी कि एस कारक को विकसित करने के लिए जी कारक का होना जरूरी है। फिर अपन ने ये पढ़ा था एस कारक ये परिवर्तनशील होते हैं, ये कारक अर्जित भी होते हैं, और इस कारक के ऊपर शिक्षण प्रशिक्षण का प्रभाव भी पड़ता है। ये भी ध्यान रखना कि इसके वेग में परिवर्तन भी होता है, इसके वेग में क्या होता है मेरे दोस्तों? बदलाव भी होता है। अब मैंने आपको नोट लिखा है कि प्रत्येक एस कारक जी कारक पर निर्भर करता है, जी कारक की तीव्रता एस कारक का निर्माण करती है, बिना जी कारक के एस कारक का विकास नहीं किया जा सकता। और मैंने आपको यह भी बताया था एस कारक तीव्र कम ज्यादा बिल्कुल न्यून कुछ भी हो सकता है, जी कारक सबके अंदर क्या रहेगा? समान रहेगा, क्योंकि ये तो परिवर्तनशील होता ही नहीं है। लेकिन बिना जी कारक के एस कारक का निर्माण भी आप नहीं कर सकते। आगे जाकर के स्पीयरमैन ने जी प्लस एस कारक का निर्माण किया था, जिसको त्रिस्तरीय का सिद्धांत भी कहते हैं, लेकिन इतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं। फिर अपन ने पढ़ा था मेरे दोस्तों गिलफोर्ड और थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसका नाम है बहुकारक का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि बुद्धि में एक या दो प्रकार के तत्व या कारक नहीं होते, बल्कि उसमें कई प्रकार के तत्व और कारक पाए जाते हैं। और मैंने यह भी कहा था कि बुद्धि अलग अलग कारकों के या अलग अलग तत्वों से मिलकर के एक कारक का निर्माण होता है। देखिएगा, किसी काम को करने के लिए हमें चार तत्वों की यदि आवश्यकता पड़ती है, किसी भी क्रिया को करने के लिए हमें यदि चार तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तो चार तत्वों के अंदर जो गुण होते हैं वो ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन इन चारों तत्वों में कितने गुण समान हैं, इससे एक कारक बनता है जिसको कहा जाता है उभयनिष्ठ कारक। और बुद्धि का असली कारक वही है, ये हर बार अलग अलग बनता है। जिस जिस चीज की हमें क्या पड़ सकती है? जरूरत पड़ सकती है, और जितनी इनमें समानता होगी उतने उभयनिष्ठ कारक क्या बनेगा? मजबूत बनेगा। आपको ध्यान रखना है कि मानसिक कार्य का निष्पादन उभयनिष्ठ की गुण के अंतर संबंध पर निर्भर करता है। यदि उभयनिष्ठ कारक अधिक है तो अंतर संबंध भी मजबूत होंगे और मानसिक कार्य अच्छे निष्पादित होंगे। और यदि आपके तत्वों के अंदर समान गुणों की संख्या कम है, उभयनिष्ठ कारक भी कमजोर होगा, अंतर संबंध भी कमजोर बनेंगे, और मानसिक कार्य जो है वो निष्पादित भी अच्छी तरीके से नहीं हो सकेंगे। फिर मैंने बताया कि गिलफोर्ड और थॉर्नडाइक ने आपके बुद्धि की तीन विमाएं बताई। एक का नाम है संक्रिया। संक्रिया का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक क्रिया का स्वरूप। दूसरा मैंने बताया विषय वस्तु, और विषय वस्तु का यहां पे अर्थ क्या है? वह क्षेत्र या एकांश जिससे सूचनाएं ली जा रही हो, या अपन यूं कह सकते कि जिसके आधार पर मानसिक क्रिया की जा रही हो। और तीसरा बताया था उत्पादन, जिसको कहा जाता है परिणाम, जिसके आधार पर हम यह तय करते हैं कि कार्य की निष्पादन क्षमता या कार्य का निष्पादन ये बताता है कि इसमें किस प्रकार की और बुद्धि की कितनी तीव्रता का प्रयोग किया गया था, ये उत्पादन से पता चलेगा। और इसी को कहा जाता है बहुकारक का सिद्धांत। तो ये आपके एक कारक का सिद्धांत भी कंप्लीट, और साथ साथ में कौन सा कारक कंप्लीट? बहुकारक का सिद्धांत भी कंप्लीट। और लंबे टाइम बाद हमने है ना पौने घंटे की क्लास या 1 घंटे के आसपास की क्लास ले ली। बाकी तो आधे 30 मिनट 32 मिनट की क्लास से अपन ज्यादा ले नहीं रहे थे, है ना। आज मैंने आपके 2 क्लास की पूर्ति कर दी, है ना। तो आपको 3 सिद्धांत मैंने आज पढ़ाए, एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत और बहुकारक का सिद्धांत। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कारक आप बहुत अच्छे समझे होंगे, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो न तो आप एक कारक को गलत करोगे, न द्विकारक को गलत करोगे, न बहुकारक को गलत करोगे। यदि आपने वाकई में द्विकारक और बहुकारक के सिद्धांत को आज अलग और यूनिक तरीके से पढ़ा हो, और आपको वाकई में कुछ नया और कुछ अलग देखने को मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है कि वाकई में मैंने एक
एक घंटे में जो कार्य निष्पादित किया है ये कितनी गुणवत्तापूर्ण निष्पादित हुआ है, इसका पता आपके कमेंट से चलता है, तो कमेंट करना ना भूलें। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्नचित रहें, आनंद में रहें, मजे लेते रहें, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।